हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत शर्मा स्किल्स नरी की ओर से आइडिया टू स्टार्टअप कोर्स के अगले वीडियो को लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने बिजनेस मॉडल को डिफाइन किया था। अब इस वीडियो में हम बिजनेस मॉडल के हर एक एलिमेंट्स को ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस आइडिया का कोर पर्पस होता है कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कस्टमर को एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। पर ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इस असल मुद्दे से भटक जाते हैं। कस्टमर को यूनिक प्रॉब्लम या कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय वो एक सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स या प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। कई बार कुछ यूनिक देने के चक्कर में और कुछ बिल्कुल ही नया देने के चक्कर में वे इस असल मुद्दे से भटक जाते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर आपका मेन फोकस होना चाहिए कस्टमर के प्रॉब्लम को या कस्टमर के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को एक नए अंदाज से सॉल्व करना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कुछ रेवोल्यूशनरी ही लाना हो, आप कुछ एवोल्यूशनरी भी ला सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि गूगल पहली सर्च इंजन नहीं थी, उसी तरह फेसबुक भी पहली सोशल मीडिया कंपनी नहीं थी। दीज कंपनीज ऑफर्ड इंक्रीमेंटल और परहैप्स एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स। और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप मार्केट की आवाज सुनकर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में कुछ बेहतर ऐड करके भी एक वैल्यूएबल कंपनी बना सकते हैं। इन शॉर्ट आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कुछ बिल्कुल ही नया लेकर आइए जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी ना की हो, या तो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन यानी मौजूदा विकल्पों को बेहतर बनाइए। इन बोथ द केसेस आपको कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आना ही होगा जो मार्केट में आपको कंपटीशन से अलग पहचान दे। आप मार्केटिंग मैसेजेस भेजिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए या नए नए इवेंट्स प्लान कीजिए, ये सब जरूरी है, पर आपका गोल होना चाहिए कि मैं कैसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाऊं जिसे इस्तेमाल करके कस्टमर इमोशनल फील कर सके, जिससे कस्टमर इमोशनली अटैच हो सके। रियली ग्रेट कंपनीज एंड ब्रांड्स फिगर आउट अ वे टू अकम्प्लिश दिस गोल। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। साल 2008 से पहले स्टारबक्स ने कभी भी टेलीविजन या प्रिंट मीडिया पर एडवर्टाइज नहीं किया था, लेकिन मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ा और उसके भाव गिरने लगे तो स्टारबक्स ने अपने आप को री इन्वेंट करना शुरू किया। उसने अपने स्टाफ को ट्रेन किया, स्टोर को रेनोवेट किया और एक नए अंदाज से मार्केट में कदम रखा। अब जब भी कोई नया कस्टमर आता तो स्टाफ उस कस्टमर को ग्रीट और वेलकम करता, उसका नाम याद करता और उस कस्टमर की पसंद नापसंद को नोट डाउन करता। स्टोर के अंदर स्टारबक्स ने वायरलेस नेटवर्क, सॉफ्ट म्यूजिक और कुछ किताबों को भी कस्टमर के लिए मुहैया करवाया। इतना ही नहीं, उसने अपने मेन्यू में कॉफी के यूनिक फ्लेवर कॉम्बिनेशंस भी ऐड किए। सीरियसली इट वाज जस्ट अ कॉफी, but they made most people feel something about being there. लोग अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करने और अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए स्टारबक्स आने लगे। स्टारबक्स is an amazing example of a company's making people feel they deserved its product, that it was one of the life's little pleasures. एक अन्य उदाहरण एप्पल का है। जब एप्पल ने अपना मोबाइल लॉन्च किया तो उसे आईफोन का नाम दिया। उसने आईफोन को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि जब लोग आईफोन को इस्तेमाल करते तो उन्हें सुपीरियॉरिटी और एक बेटरमेंट की फीलिंग आती। है तो वैसे भी वो एक मोबाइल ही, पर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग उसे ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार मोबाइल और आईफोन अलग अलग चीजें हैं। सो द क्वेश्चन इज, विल योर न्यू प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट एन इमोशनल फीलिंग that distinguishes it from the competition? जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बिल्ड करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कस्टमर्स को इससे क्या फील करवाना चाहते हैं। आपके नीश या स्पेशलाइज्ड टारगेट कस्टमर्स कौन हैं? जैसे अर्जुन का फोकस चिड़िया की आंख पर था, वैसे ही आपका भी फोकस आपकी चिड़िया की आंख पर होना चाहिए, और वो है आपके टारगेट कस्टमर्स। मेक श्योर you know everything about your potential customers. आपके टारगेट कस्टमर्स के साइकोग्राफिक डिटेल्स जैसे इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे
एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा कस्टमर सेगमेंट है तो आपको हर एक सेगमेंट ग्रुप को अलग अलग ट्रीट करना होगा। हर ग्रुप के लिए अलग स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी। हो सकता है आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी अपने कस्टमर ग्रुप के अकॉर्डिंग बदलनी पड़े। इन शॉर्ट, आपको टारगेट कस्टमर्स पर पूरा रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनके अनुसार एडजस्ट करना होगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर फोकस करना है, उसके बाद एडिशनल सेगमेंट्स पर। It is too hard to handle multiple segments simultaneously and to juggle varying products or customer needs. एक बार आपने अपने यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन पर काम कर लिया और अपने की टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको अब ये सोचना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे। कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट से डील करने के लिए हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको अलग अलग ऑप्शंस देते हैं। इसलिए असल सवाल यह होना चाहिए कि अपने इनिशियल टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, या आसान शब्दों में वे प्रोडक्ट और सर्विस कहां से खरीदना चाहते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपको इन्वेंट्री या कैश फ्लो का भी ध्यान रखना होगा। जहां फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ना हो वहां आपको अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन मीडियम का भी सहारा लेना होगा। सो अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को क्लियर करें। जितना ज्यादा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा उतना ही ज्यादा संभावना है प्रोडक्ट या सर्विस के बिकने का। अब आपको यह सोचना है कि करना क्या क्या है। एक बिगिनिंग एंटरप्रेन्योर के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो अपना समय किन किन कामों में बिता रहा है, क्योंकि करने के लिए बहुत काम है और समय बहुत कम। सो हियर इज सम एडवाइस। लेट योर करंट बिजनेस मॉडल हेल्प यू फोकस ऑन व्हाट रियली नीड्स टू बी डन रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो आप आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए आपको किन किन कामों को प्रायोरिटी से करना है। Look at each of the business model segments and identify the critical elements that require research or a solution. उदाहरण के लिए, क्या आपको अपने टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स के बारे में और जानने की जरूरत है? क्या आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करने की जरूरत है? क्या आपको अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर मिल गया? क्या आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के बारे में पर्याप्त जानकारी है? क्या आप मार्केट के की ट्रेंड से अवगत हैं? और आप कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोटोटाइप को जल्दी बना सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो आपके की एक्टिविटीज को ड्राइव करने चाहिए। अगर आपने अपने स्टार्टअप के की एक्टिविटीज को प्लान कर लिया है तो आप बड़ी आसानी से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको अपने स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है। सबसे पहले पैसा तो लगेगा ही, उससे कहीं ज्यादा लगेगा जितना कि आपने शुरुआत में सोचा है। फिर आपको उन चीजों को लिस्ट डाउन करना है जिनसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक प्रोटोटाइप तैयार कर सकें। जितना हो सके उतना अपनी कंपनी को वर्चुअल रखें। शुरुआत में ही ऑफिस स्पेस या एडिशनल एक्सपेंसेस से बचें। एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसको मार्केट करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है वो भी मेंशन करें। ध्यान रहे कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट ना जाए। आप जैसे जैसे अपने बिजनेस मॉडल को रिफाइन करेंगे और ये इवेल्युएट करेंगे कि आप कैसा प्रोडक्ट बनाएं और उस प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे उतारें, वैसे वैसे आप उन लोगों को पहचानना भी शुरू कर देंगे जिनकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको विश्वास करना होगा। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, क्योंकि अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं तो आपको विश्वास करना जरूरी है। बाय द वे, पार्टनर्स टैक्टिकल भी हो सकते हैं और स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं। यू हैव टू लुक एट 3 की एरियाज। नंबर 1, मैन्युफैक्चरर्स। यह कोई आउटसोर्सेज लोगों की टीम हो सकती है, फ्रीलांसर्स
या कोई एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स ही हो सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट प्रोटोटाइप को डिजाइन कर तैयार कर सकें। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटर्स। यह वह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट तक ले जाने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 3, सप्लायर्स। यह वो सप्लायर्स या वेंडर्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे जिससे आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सके। इनमें से किसी भी पार्टनर को चूज करने से पहले दूसरे एंटरप्रेन्योर्स से बात करें जो इसी रास्ते पर जा चुके हों। उनके एक्सपीरियंसेस आपके लिए मददगार साबित होंगे। एंड व्हेन यू डू चूज अ की पार्टनर, मूव स्लोली इफ यू कैन, गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट एंड देन प्रोसीड फुल फ्लेजेडली। आपको अपने स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए कैपिटल यानी पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। इसका अनुमान आप पहले से ही लगा लें। कई तरह से खर्चे हो सकते हैं, सो हो सके तो एक एक्सेल शीट में इसको रिकॉर्ड करें। सबसे पहले प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी खर्चे हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट कंपोनेंट्स, डिजाइन एंड ऑल, इन सब का एस्टिमेशन करें। लेट अस कॉल दीज एज डायरेक्ट कॉस्ट। फिर सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे मार्केटिंग, ट्रैवल एक्सपेंसेस, रेंट एंड लेबर को ऐड करें। जब आपका एक ओवरऑल एस्टिमेशन तैयार हो जाए तो फिर इसके आधार पर अगले 1 साल या कम से कम 6 महीनों तक का एक एक्सपेंस कैलकुलेट कर लें। यह एक्सपेंस का फोरकास्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह बताता है कि आपको कंपनी शुरू करने और इसे आगे बढ़ाने में कितना पैसा लगेगा। ध्यान रहे, बहुत सारे स्टार्टअप्स इसलिए फेल नहीं हो जाते क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके फाउंडर्स आउट ऑफ कैश हो जाते हैं। इन द अर्ली डेज ऑफ स्टार्टअप, कैश फ्लो इज द किंग, नेवर फॉरगेट दैट। यह बहुत जरूरी है कि आप इस बात को गहराई से सोचें कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस द्वारा कहां से और कैसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। हालांकि शुरुआत में आपको 1 या 2 पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्सेज ही नजर आएंगे, पर इनकी संख्या अक्सर ज्यादा होती है। वैसे भी आपको सभी पॉसिबिलिटीज को एक साथ लेवरेज करने की जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रेटेजिकली उनको लेवरेज करना चाहिए। जब एक बार आप सारे पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्सेज को पहचान लें, फिर आप ये डिसाइड करें कि आप किस रेवेन्यू मॉडल के साथ शुरू करना चाहते हैं और फिर प्रायोरिटी से एक एक कर सारे पॉसिबिलिटीज को ऐड करते रहें। एक बात और, आपको सेलिंग में भी कंफर्टेबल होना होगा। इनफैक्ट आपके सेल्स स्किल्स ही आपकी कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। सो अगर आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने में बेहतर साबित नहीं होंगे, तो आपको एक पार्टनर या को फाउंडर ढूंढना चाहिए जो सेलिंग में बहुत अच्छा हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो सेलिंग के बाद ही होगा। सो इट इज बेटर कि आप इस पहलू पर भी शुरू में ही ध्यान दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स के माध्यम से अपने स्टार्टअप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।